शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। Police declared death by suicide initially. इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप केस रिकॉर्ड होता है। जी हाँ, हर 16 मिनट में। ये तो मैं रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफिशियल फिगर्स में है। अभी आप अनरिपोर्टेड केसेस और ऐसे केसेस जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती, उन केसेस को तो अभी आप छोड़ ही दीजिए। कोलकाता, जो कि वुमेन के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया मानी जाती है, वहाँ के एक प्रसिद्ध कॉलेज आरजी कर में एक 31 ईयर की पीजी स्टूडेंट 36 आवर का शिफ्ट करके सेमिनार हॉल में रात में सोने जाती है, जहाँ पे उनके साथ रेप कर दिया जाता है। लीगल रीजंस की वजह से मैं आपको उनका नाम या फिर उनका फोटो नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से इस वीडियो में हम उन्हें एज अ ट्रेनी डॉक्टर रेफर करेंगे। और रेप के बाद उनका बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ऐसी शॉकिंग डिटेल सामने आई है जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। Postmortem indicates that the victim was killed by throttling and smothering. Report says that genital torture caused injuries in private parts of the victim. A hair clip was found near her vagina. The report says victim's mouth and throat were constantly pressed to prevent her from screaming. There were severe wounds on the victim's stomach, legs, lips and neck. There was severe bleeding from the eyes and mouth of the victim. The autopsy also mentions deep nail marks on the body. आज हम लोग 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट में हुआ क्या है। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इस केस में कैसे एविडेंस की टैंपरिंग हुई है। रेनोवेशन का काम एक क्राइम सीन जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वहां पे कैसे शुरू किया जा सकता है। क्या ये खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का मजाक बनाना नहीं हुआ? उसके बाद हजारों की संख्या में जो मॉब ने आके तोड़फोड़ की है और डॉक्टर्स और नर्सेस पे अटैक किया है, तो इस पूरे केस में वेस्ट बंगाल पुलिस कहाँ थी? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आखिर कल्प्रिट या कल्प्रिट्स को बचाने में क्यों लगी हुई है? क्या ये वाकई में एक स्टैंड अलोन रेप या मर्डर का केस है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? ममता बनर्जी ने हाल ही में आके डॉक्टर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया है, पर सवाल यह है कि वो आखिर प्रोटेस्ट कर किसके अगेंस्ट रही है? और इस केस में 2 अलग एंगल्स है, एक है डॉक्टर्स पे अटैक और एक है वुमेन सेफ्टी का। क्या इन दोनों इश्यूज का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? और लास्ट में हम ये समझेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे इसे जो है डॉक्टर्स वर्सेस नॉन डॉक्टर्स या फिर मेन वर्सेस वुमेन इशू बना दिया गया है। तो क्या ये एक सही अप्रोच है इस केस से डील करने के लिए? सुबह ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को एक फ़ोन कॉल जाता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब घर वाले अपने पड़ोसियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के स्टाफ उन्हें अपनी बेटी का बॉडी तक देखने नहीं देते। को 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो पुलिस ने प्रेशर में आके एक संजय रॉय नाम के अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरा में संजय रॉय उस दिन सुबह को हॉस्पिटल से निकलते हुए दिखते हैं, और इसके साथ ही साथ पुलिस को क्राइम सीन पे एक ब्लूटूथ हेडसेट मिलता है जो कि इंक्वायरी के टाइम संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हम संजय रॉय की बात करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिविक वॉलंटियर था वेस्ट बंगाल पुलिस में। ये कोई पुलिस का रोल नहीं होता है बल्कि एक हेल्पर का रोल है, और उसे 12,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। पर वो आरजी कर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े रैकेट का पार्ट था। कई लोगों ने खुलासा किया है कि हॉस्पिटल में बेड दिलाने के बदले ये लोगों से पैसे ऐंठता था, और इसके साथ ही साथ अगर वो बेड ना दिला पाए तो आसपास के नर्सिंग होम्स में बेड दिलाने के भी पैसे लेता था। इसने 4 बार शादियां की है और हर शादी में डोमेस्टिक वायलेंस का केस इन्वॉल्व है। इसके साथ ही इसके फ़ोन में बहुत ही वायलेंट और डिस्टर्बिंग पॉर्न के वीडियोस भी मिले हैं। और इससे भी शॉकिंग चीज़ तो ये है
कि मर्डर और रेप करने के बाद ये कहीं भागने की कोशिश नहीं करता है, ना ही बॉडी छुपाने की कोशिश करता है। ये चुपचाप अपने घर जाके कपड़े धो के सो जाता है। अब जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट के चलते आरजी कर के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पे प्रेशर पड़ता है, तो वो पहला स्टेटमेंट ये रिलीज करते हैं कि उस लड़की को उस रात वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। इतने भद्दे स्टेटमेंट के बाद जब उन पे और प्रेशर बनता है तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रेजिग्नेशन दे देते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन के 8 घंटे के अंदर अंदर टीएमसी गवर्नमेंट जो है वो उन्हें दूसरे कॉलेज कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है। ये पूरे सिस्टम का अगर मजाक बनाना नहीं है तो और क्या है। अब कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स इसके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो कैलकाटा हाई कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है और बोलती है कि इनके ज्वाइनिंग को कैंसिल कर दिया जाए और इन्हें लॉन्ग लीव पे भेज दिया जाए। और इसके साथ ही साथ जो केस है वो उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। इतना होते होते हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। जी हाँ, क्राइम सीन जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। और इसके बाद हजारों की भीड़ आती है और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा देती है। जो डॉक्टर्स और नर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पे अटैक करती है और जो भी एविडेंस बचा हुआ होता है उसके साथ टैंपरिंग करती है और सब जगह तोड़फोड़ मचा देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स और नर्सेस के पहले तो पुलिस वहां से भाग जाती है और खुद अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। इन गुंडों से जब पुलिस को डर लग रहा है तो नॉर्मल पब्लिक का क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और इसके बाद जब पूरी एविडेंस टैंपरिंग हो जाती है तो केस फाइनली सीबीआई को दे दिया जाता है। सुन के ये आपको कोई मूवी का सीन लग रहा होगा, पर ये हमारे देश की दुखद रियलिटी है। अब मेन सवाल ये है कि इतना सब कुछ एक 12,000 रुपया कमाने वाले सिविक वॉलेंटियर को बचाने के लिए आखिर क्यों किया जाएगा? ये बात तो कोई सेंस बना नहीं रही है। ज़रूर इस केस में बहुत ही बड़े लोग इन्वॉल्व है और इस बड़े लोगों में ज़रूर हॉस्पिटल के लोग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रेप को छुपाने की कोशिश की इसे सुसाइड बता के। साथ ही साथ ज़रूर पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर क्राइम सीन पे रिनोवेशन का काम चल रहा है और हज़ारों की भीड़ अगर मॉब बन के अटैक कर रही है तो ये सब बिना पुलिस के जाने तो नहीं हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है इसमें टीएमसी के बहुत बड़े नेता भी शामिल हो, क्योंकि टीएमसी पूरी तरह से इस मैटर को दबाने में लगी हुई है। सोशल मीडिया पे कई सारी ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें कि सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट की बात हो रही है। साथ ही साथ जो इंटर्न्स है, डॉक्टर्स है, प्रिंसिपल है, यहाँ तक कि पुलिस और नेता का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो इलीगल रैकेट्स है इसमें से जो पैसा आता था वो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज़ होता था। अब मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें से अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सारी अफवाहें हैं ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चलेगी, होपफुली। पर इतना तो कोई भी समझ सकता है कि ज़रूर इस केस में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो बॉडी की कंडीशन थी वो गैंगरेप की तरफ इशारा कर रही है। इसके साथ बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद उस ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि उसे वो इलीगल रैकेट्स के बारे में पता चल गया था, तो कहीं वो मुंह ना खोल दे इसलिए उसका इतना ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। अब ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल पुलिस किसके अंडर आती है? तो ममता बनर्जी। तो वो आखिर प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रही है? अब वो ब्लेम गेम ये खेल रही है कि सीपीएम और बीजेपी ने गुंडों को भिजवाया था डॉक्टर्स को मारने के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है वो इस केस को लेके बहुत ही गुस्से में है और उन्होंने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 मांगे सामने रखी है। पॉलिसी लेवल पे पहले तो डॉक्टर्स पे हो रहे वायलेंस को एक्नॉलेज किया जाए और हॉस्पिटल प्रोटेक्शन बिल में अमेंडमेंट्स लाए जाए। उसके बाद एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में भी प्रोवाइड की जाए और हॉस्पिटल्स को सेफ जोन घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर्स 36 आवर्स की जो ड्यूटी करते हैं उसके बाद उन्हें रेस्ट करने के लिए एडिक्वेट रेस्ट रूम्स बनाए जाए। इस घिनौने क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही से की जाए और टाइमली मैनर में की जाए और जो भी कल्प्रिट्स और गुंडे हैं जिन्होंने अटैक किया था उन पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए, यानी कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे के। और इसके साथ ही साथ विक्टिम की फैमिली को प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए। इंडिया में काम करते हुए लगभग 75% डॉक्टर्स ने वायलेंस फेस किया है। लॉ बनाने से क्या होगा जबकि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ही जीरो है।
तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट लॉज के साथ साथ उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हर स्टेट में वुमेन सेफ्टी को नज़र में रखते हुए एक स्पेशल पुलिस फोर्स और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित करना चाहिए जो कि स्पेशली वुमेन के साथ हो रहे वायलेंस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करे। वरना आपको तो पता ही है इंडिया में एक केस सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है। सोशल मीडिया में इस केस को लेके बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और लोग बहुत ही गुस्से में हैं। ऐसे ही हज़ारों पोस्ट में से मैंने कुछ पोस्ट्स में देखा कि इस इशू को मेन वर्सेस वुमेन या डॉक्टर वर्सेस नॉन डॉक्टर बना दिया गया है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत अप्रोच है क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में है, डिविजन्स में नहीं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के पास किसी भी नेता, किसी भी पुलिस ऑफिसर से बहुत ज़्यादा पावर होती है। बस दिक्कत है तो वो है डिविजन्स की। ऐसे केसेस में एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये आता है कि ये हमारे किसी जान पहचान वाले के साथ ना हो जाए, बट हमें इसी मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने साइड से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये केसेस दोबारा किसी भी लड़की के साथ ना हो। इसके लिए आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, प्रोटेस्ट्स में पार्ट लें और साथ ही साथ अगर आपके जान पहचान में किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें और हाईलाइट करें। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यूनिटी में है। अगर हम यूनाइटेड है तो जो नेता है, जो गुंडा है, वो कोई भी गलत काम करके नहीं बच सकता है। तो हमें अपने में यूनिटी बना के रखनी है, साथ ही साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना है और ऐसे केसेस में हमें ये इंश्योर करना है कि जस्टिस विक्टिम को मिले। अगर हम 2 दिन प्रोटेस्ट करके ऐसे केसेस को भूल जाएंगे तो वापस से वही चीज़ दोबारा रिपीट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।